नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आइए स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की ओर नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। संघ, चमत्कारी संघ और मोदी को बनाने वाला संघ मनुष्य निर्माण करता है, तो मनुष्य निर्माण करते करते एक उसने नरेंद्र मोदी का भी निर्माण किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, किसी को बुरा लगे तो हम बताते हैं, मोदी जी ने खुद कहा कि उनका भी निर्माण संघ ने ही किया है। आज जो खुलासा हम आपके सामने लेकर आए हैं, ये बड़ा साहसिक खुलासा है। ये रिपोर्ट तैयार करने वाले साथी को शुरू में ही मैं साधुवाद दे दूं, क्योंकि वो इसके हकदार हैं, जेन्युइन हकदार हैं। 38 देशों से इतना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना, तथ्यों को जुटाना, एक एक जगह पर कहाँ रजिस्ट्रेशन है, कहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसका रजिस्ट्रेशन है, किसका नहीं है, कौन जो है अपने टैक्सेशन के डॉक्यूमेंट्स जो है सार्वजनिक करता है, या कौन टैक्स के दायरे में आता है किस देश में, ये सब निकालना बहुत टफ काम है, बहुत टिपिकल काम है। उन्होंने किया। अभी हम आपको उनके नाम के साथ उनका ट्वीट दिखाएंगे, तभी आप उनको देखिएगा। उन्होंने किया है, तो इसके लिए जितना उनका हम आभार व्यक्त करें उतना कम है। लेकिन इस पूरे खुलासे से 38 देशों में संघ का सच सामने आ गया है। 38 देशों के सच से हमें मतलब कम है, हमें 39वें देश के सच से ज्यादा मतलब है, और 39वां देश हमारा है भारत। 38 देशों में जो सच सामने आया, उसके बाद ये सवाल हर व्यक्ति को करना चाहिए, जो शाखा में जाकर के करते हैं ना इसे ध्वज प्रणाम, उनको भी सवाल करना चाहिए कि भारत में तुम्हारा बही खाता क्यों नहीं है, क्यों नहीं। 80 सेकंड का जो ज्ञान था केरल में भागवत का, वो 80 सेकंड का ज्ञान आज हमें दोबारा खोज के निकालना पड़ा है, और इसी 80 सेकंड के ज्ञान में भागवत बुरी तरह फंसे हैं। ये दौर अलग है, ये दौर चंपत राय का है, ये दौर हेमंत द्विवेदी का है, ये दौर भगवान के दर पर चोरी करने वाले चोरों का है। इसलिए संघ और भागवत, रेशम बाग और मेवा तीर्थ सब सुरक्षित है। अगर संघ ये दौर ईमानदारी का होता तो ये सब के सब आज कटघरे में होते और जवाब देना भारी पड़ जाता। लेकिन जवाब देना पड़ेगा, लाल किले से देना पड़ेगा, जिस लाल किले से आपने गर्व के साथ 100 साल का सफरनामा बताया था। मैं आज शुरुआत, हेमंत भाई, आप रिपोर्ट चाहते हैं जल्दी से जल्दी दिखाया जाए, लेकिन मैं रिपोर्ट से पहले, क्योंकि आग जलनी चाहिए, बड़ा करते हैं संघी, ये सब ज्यादा बताते हैं, आग जलनी चाहिए और बर्फ पिघलनी चाहिए और शरबत बननी चाहिए, है रसना पीना चाहिए, ये सब ज्यादा संघी, ये सब ज्यादा बांचते हैं। तो इसलिए जब आग जलनी चाहिए, बर्फ पिघलनी चाहिए, तो पहले मोदी की एक ज्ञान सुनना चाहिए। जरा सुनाओ लाल किले पर मोदी जी का ज्ञान प्रवचन। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन। सेवा, समर्पण और संगठन, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन एक बात इसमें गौर आपने की होगी
माँ भारती, अब ये देखिए इन लोगों का यही चरित्र पता चल जाएगा। माँ भारती सबसे ज्यादा कहाँ कहते हैं? संघ में ही, ये सुने होंगे आप हेमंत भाई, माँ भारती, भारत माता, माँ भारती। आप अपनी माँ का की सेवा करते हैं, मैं कि बहुत सामान्य सबसे पूछ रहा हूं, अब अपने माँ की आप सेवा करेंगे कि अपनी माँ का कल्याण करेंगे? जो अपनी माँ का कल्याण करने की बात करता हो, उससे ज्यादा हिपोक्रेट और हिंदी में दोगला कोई हो ही नहीं सकता है। बताओ, जो जन्म देके हमें हम पर उसका उपकार है, हमें उपकृत किया है जिसने जन्म दे करके, हम उसका कल्याण करेंगे कि सेवा करेंगे? हमारे देश में क्या है ना कि जब ऐसे आदमी बोलता है थोड़ा ऐसे ऐसे ऐंठ गोइंठ के, तो आदमी कहता है कुछ अच्छा ही बोल रहा होगा। इसीलिए तो पढ़ाई लिखाई पे रोका जाता है इन सबसे, कि पढ़ लिख लेगा तो ये नहीं कहेगा ना कुछ अच्छा ही बोला होगा, इतना साफ सुथरा पगड़ी पहना है, कलफ लगाया कुर्ता है, तो कुछ अच्छा ही बोल रहा होगा। क्या कहा था सुन लीजिएगा रिवाइंड करके, मैं दोबारा सुनना होगा तो लास्ट पे सुनवाऊंगा। माँ भारती कल्याण करने के लिए, माँ भारती माँ है उसका कल्याण। जो पुत्र कहे अपनी माँ का कल्याण कर रहा हूं वो कपूत है, वो सपूत नहीं हो सकता है। यही सब शुरुआत करते हैं। अब लाइए ट्वीट, ठीक है? और सुन लिया संघ की प्रताप को, संघ के प्रताप को, संघ की माया को आपने सुन लिया ना। अब संघ की माया देखिए, संघ का माया जाल देखिए, माया नहीं माया जाल, संघ का माया जाल। इस ट्वीट से हम शुरू करते हैं। और कुणाल पुरोहित ने क्या लिखा है, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। आउटसाइड इंडिया इट्स एफिलेट्स बिहेव क्वाइट डिफरेंटली फ्रॉम द वे आरएसएस डज। ठीक है, भारत के बाहर जो आरएसएस के एफिलेट्स, मतलब अनुसांगिक संगठन, ये लोग कहते हैं, ज्यादा बेहतर शब्द है, अनुसांगिक संगठन जो है, इनका व्यवहार बिल्कुल अलग है जैसा कि आरएसएस करता है, उससे अलग। जो यहाँ पे कहता है क्यों, हम क्यों बताएं, हिंदू धर्म का रजिस्ट्रेशन है क्या, ये ज्ञान वहां भी जाके दे देते। दे मेक देयर टैक्स रिटर्न्स पब्लिक, वो अपना टैक्स रिटर्न सार्वजनिक करते हैं। रिवील्स देयर डोनर्स लिस्ट, दानदाताओं की सूची सार्वजनिक करते हैं, जारी करते हैं। एंड डिस्क्लोज देयर एक्टिविटीज टू, और अपनी गतिविधियां भी जग जाहिर कर देते हैं। All things that RSS does not do here, वो सब कुछ जो आरएसएस भारत में नहीं, यहां नहीं करती, जो सब कुछ भारत में नहीं करती, विदेश में वो सब कुछ करती है। फिर अब वही बात कहूंगा अंग्रेजी में, हिपोक्रेसी। हटा दो। ऐसे संगठन को इस देश में एक भी मिनट ऑक्सीजन लेने का हक है क्या? इन्हें तो एथेनॉल सुंघाओ, E20 वाला, इन्हें एक मिनट ऑक्सीजन लेने है क्या? राष्ट्र निर्माण भारत का कर रहे हो। अच्छा बताओ हमें, बात हमारी तनिक बुरी लग सकती है, तनिक बुरी लग सकती है बात। आप बताओ हेमंत भाई, मैं आपको जज मान के कहता हूं, आज आप ही माय लॉर्ड, आप बता दो, जिस देश का ये क्या कर रहे थे अभी, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण तक, जिस राष्ट्र का निर्माण करना है, वहां पे न तुम अपना धन बताओगे, न अपना कर्म बताओगे, ठीक है? न कर्म न धन, कुछ भी नहीं, सब कुछ हिडन रहेगा, गुप्त रहेगा। और दूसरे देश में जाओगे जिसका निर्माण नहीं करने गए हो, वहां पे सब कुछ बता दे रहे हो कि हमारे शर्ट में कितनी बटन है, पैंट में जिप है कि बटन है, सब बता दे रहे हो। बेल्ट चमड़े का है कि जो है पुराना स्कूल वाला बेल्ट है, कौन सा लगा है, सब बता रहे हो। इंडियम नहीं बता रहे। इसका मतलब आपने भारत को फॉर ग्रांटेड लिया है। इंडिया आपके लिए चारागाह है, चल रहे हो आप। ये राष्ट्र निर्माण नहीं कर रहे हो, ये राष्ट्र निगल रहे हो आप, चारागाह को चल रहे हो। अब आते हैं हम वायर की उस रिपोर्ट को जो इन्होंने दिया है, हमारे साथी ने, फिर इनका मैं कहूंगा बहुत आभारी हैं हम भाई इस बात के लिए, कुणाल भाई का। अब जो वायर ने इस रिपोर्ट को, वायर ने बहुत तफसील से सिलसिलेवार छाप दिया, उसका कुछ हिस्सा है, हेमंत भाई आपके हवाले है। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। जी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो चाल चरित्र और चेहरा, राष्ट्र निर्माण और जिस तरीके का व्यक्तित्व निर्माण वो करते हैं,
ये उसका ओपन एंड शट केस है, ओपन एंड शट केस। भारत के अंदर खुद आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है, खुद आरएसएस और उससे जुड़े हुए संगठन, अगर देश से बाहर की बात करेंगे तो 79% संगठन जो है, जो देश से बाहर उसके जुड़े हुए हैं, वो काम कर रहे हैं और वो रजिस्टर्ड है 38 देशों के अंदर। दैट इंक्लूड्स अमेरिका एंड यूके ऑल्सो। तो उसमें बेसिकली क्या है कि जो ये सारी की सारी रिपोर्ट की गई है, ये पत्रकार साथी हैं और लेखक भी हैं, कुणाल पुरोहित जी। इन्होंने बहुत बहुत बड़े डेटाबेस का एक पहले रिसर्च की, उसको स्टडी किया और उसके बाद इस सारी चीज को बाहर लेकर के आए। उसका उनका क्या कहना है कि भारत के बाहर आरएसएस नेटवर्क के 80% संगठन रजिस्टर्ड है। अमेरिका में आरएसएस सभी नियमों का पालन करता है, जबकि भारत में आरएसएस बजरंग दल पंजीकृत तक नहीं। भारत में आरएसएस रजिस्ट्रेशन से जान पूछकर दूर है, जिससे जवाबदेही कम से कम हो, ऑडिट ना बताना पड़े, डोनर की डिटेल ना हो और एफसीआरए आदि के जो नियम है उनसे ना बचना पड़े। जब बाकी सहयोगी संगठनों के सारे काम चल सकता है तो बताने की जरूरत क्या है। आरएसएस को भारत में रजिस्ट्रेशन कराने में दिक्कत है, ये लगातार आपने देखा। और अभी हाल ही में केरल के अंदर क्या कहा था श्रीमान मोहन भागवत, परम पूजनीय, कि जब हिंदू धर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो आरएसएस को भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। और हमें अगला कुतर्क उनका ये था, उससे भी शानदार, कि हमें चूंकि हम सरकार से कोई किस तरीके की ग्रांट लेते, इसलिए हमें रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या विदेशों में ग्रांट लेते हो क्या सरकार से? सवाल तो ये भी है ना। वहां करके दिखाओ एक बार, 5 मिनट में झोला पैक करके घर भेज देंगे, 6 मिनट नहीं लगेगी। वहां तो डोनर से लेकर के हर चीज पब्लिक डोमेन में है। और एक बार कोशिश करके दिखाओ कि आप ना बताओ, उनको समझ में आ जाएगा उसको। तो ये जो उन्होंने पूरा डेटाबेस किया है, इसमें उन्होंने जो 38 देशों के अंदर, जैसे मैंने कहा, 2502 संगठन आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं और 79% उनमें प्रिसाइजली जो है वहां पे अलग अलग कानूनों के तहत रजिस्टर्ड है, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो ट्रस्ट हो, जो अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं टैक्स एग्जेप्शन के हिसाब से। ऑल ऑफ देम आर रजिस्टर्ड और वहां हर साल आपको हर तरीके की जवाबदेही देनी पड़ती है। दैट इंक्लूड्स योर ऑडिट, नंबर 2 कहां से पैसा आया, कहां गया, और वो पूरी की पूरी कहानी। इसकी डिटेल्स पे मैं आऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। तो बेसिकली क्या है आशीष भाई, मुझे क्या लग रहा है, आप शायद सहमत हो, पता नहीं मेरी बात से, कि जब बुरा वक्त आता है ना तो इस तरह की परिस्थितियां बनती। देश की परिस्थिति देखो कि एक तरफ तो राम मंदिर, जिसके सबसे बड़े राष्ट्रवाद के, प्रभु राम के और सारी चीजें, जिनके ये ब्रांड एम्बेसडर बने फिरते हैं, यही प्रभु राम को लाए थे, उसके मंदिर के अंदर डकैती होगी। ठीक, किसने की? कल वो 4 तरह के हिंदू बताए थे भागवत जी ने। वो जो डकैती करके गए मंदिर में, जो इन वाले हैं, वो कैटेगरी उन्होंने नहीं बताई। नोट किया होगा आपने, कल हमने दिखाया भी था। तो डकैती वाले हिंदू कौन सी वैरायटी के हैं, कहां पाए जाते हैं, वो उन्होंने नहीं बताया। पहली घटना वो थी। E20 का स्यापा पूरे देश के अंदर आप देख रहे हो, हर घर त्राही माम है जिस तरीके से। और छात्रों वाला जो मामला, जो जैन जी जिसको आप बताते हो, पूरे देश में जैन जी की जो परिस्थिति है और जिस तरीके से पूरा लावा अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं, तो वैसी सूरत में ये आरएसएस का कच्चा चिट्ठा खुल जाना, ये बहुत खतरनाक है, कम से कम आरएसएस के लिए आज की परिस्थितियों के अंदर। व्यक्तित्व निर्माण करेंगे ये राम मंदिर का चढ़ावा चोरी करने वाले जो है, अब उसकी फिर जांच के नाम पर ढकोसला करने वाले, छोटे मोटे बेचारे कर्मचारियों को पकड़वा करके अंदर कराने वाले, ये न्याय करेंगे, ये व्यक्तित्व निर्माण करेंगे, ये चरित्र निर्माण करेंगे, देश को विश्व गुरु बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो दुनिया भर की लफाजी आपने देखी। तो ये जो आज कच्चा चिट्ठा कुणाल पुरोहित भाई ने खोला है, इसमें पूरी कहानी में एकदम नया एंगल आ गया। यहां इनका राष्ट्रवाद फंसेगा। भारत में पंजीकरण नहीं, यूके में पंजीकरण, अमेरिका में पंजीकरण, 38 देशों में पंजीकरण, हमारे यहां क्यों नहीं? और जैसे आप कहते हो, मैं इस बात से 100% सहमत हूं, इसके लिए कांग्रेस भी उतनी ही दोषी है, कांग्रेस बल्कि ज्यादा दोषी है। ज्यादा भाजपा से उसी पाप आज भोग रहे, कांग्रेस का के कुकर्म भोग रहा है जी देश। जी जी जी। आप बताइए ना कि रजिस्टर्ड क्यों नहीं होनी चाहिए। मैं आपको कई बार कहता हूं कि आशीष भाई, अगर कोई लोकल लॉरी चलानी है ना आपको सरकार से परमिट लेकर के, उसके लिए भी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना है आपको कोई, उसकी भी रजिस्ट्रेशन होती है। 200 200 150 करोड़ के दफ्तर बनाने वाले लोगों का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। और क्या कहते हैं कि हम तो जो गुरु दक्षिणा है केवल उसको स्वीकार करते हैं। गुरु दक्षिणा आ जाती है इतने 1000 करोड़ रुपए है, और आती है तो हिसाब किताब दे दो देश को।
आप एक बार मेरे से 50,000 से ऊपर रुपए लेकर के बैंक में जमा करा के दिखाओ, मुझे समझ में आ जाएगा आपको। ये कहां से तो ये जमा कराते, कौन से इनके खाते हैं, कोई क्यों इनको चेक क्यों नहीं करता? ये इस देश का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला मिलेगा, आप देख लीजिएगा। जो राम मंदिर की, जो आज तक का सबसे बड़ा घोटाला, और चंदे का, ये चंदा कोई आज से शुरू नहीं हुआ। कल एक संत में सुन रहा था अमरुजाला.com पे, साथी विनोद अग्निहोत्री के साथ, उन्होंने बताया कि ये तो 90 से जुटे पड़े इसी काम के अंदर। जब से राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तब तक आज तो कोई हिसाब थोड़ी दिया है। और तभी से ये आस्था का व्यापार, उन्होंने, संत जी थे, बहुत पहुंचे हुए संत थे, उन्होंने बताया सारे का सारा। तो अब जो परिस्थिति है, अब आप देखिएगा, अब इसकी डिटेल्स में मैं आता हूं। डिटेल्स आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। आरएसएस और इसके संबंध संगठनों के कुल 2502 एफिलिएट्स 38 देशों में है। इनके संगठन 38 देशों में 2502 है। इनमें से 79% विदेशों में रजिस्टर्ड है। ठीक, ये संगठन अपने टैक्स रिटर्न पब्लिक करते हैं, डोनर लिस्ट बताते हैं और अपनी सारी गतिविधियां डिस्क्लोज करते हैं। वो सब चीजें आरएसएस भारत में क्यों नहीं करता? क्योंकि भारत में सरकारों ने डील दे रखी है, कायदे कानून लचीले हैं या है ही नहीं। सबसे बड़ा और अच्छा उदाहरण अमेरिका का है। अमेरिका में 107 संघ के संगठन है, 107। इनमें से केवल 10 ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, 97 में रजिस्टर्ड है। और वहां के कानूनों का 100% पालन करना पड़ता है, वरना बिस्तरा बांध करके शाम को घर भी भेज देता है वो, वहां बैठा ना। तो भागवत के बहानों को हिंदुस्तान कब तक स्वीकार करेगा? उसे रजिस्ट्रेशन तो आशीष भाई देर सवेर कराना पड़ेगा, ये तो मान के चलिएगा। तो भारत में रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया, जबकि यहां तो 2,500 से ज्यादा अनुषांगिक संगठन पूरी दुनिया में रजिस्टर करा चुके हैं। जो संगठन भारत में जांच पड़ताल और कानून जवाबदेही से बचते हैं, वही वहां जाकर के सारा काम करते हैं। तो ये दोहरा रवैया कहां से आया, जिसको आप हिपोक्रेसी कहते हैं, ये कहां से आया? इसके तो फिर आपको ये कुछ जुड़ता हुआ दिखाई देता है कि ये भारत के संविधान को नहीं मानते शायद। जब संविधान सभा ने संविधान बनाया था तो रामलीला मैदान के अंदर कौन नारे लगा रहा था, कौन पुतले जला रहा था, कौन संविधान का विरोध कर रहा था, कौन ये कह रहा था कि इस भारत के संविधान में भारतीय क्या है? और उस संविधान के तहत उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, आज तक भी नहीं कराया। जबकि कर्नाटक का गृह मंत्री पब्लिकली चिट्ठी लिख रहा है और उसका जवाब कुतर्कों से माननीय मोहन भागवत जी ने दिया। तो विदेशों के सारे कायदे कानून, अच्छा, इन 38 में आपको जानकर हैरानी होगी, इनमें से इन हिंदू राष्ट्र तो भारत में नहीं है, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र बताते हैं हिंदुस्तान, बड़े एक टिपिकल अंदाज में सारे संघी कहते हैं। भारत के संविधान के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं, क्रिश्चियन देशों के संविधान के तहत रजिस्ट्रेशन है, मुस्लिम देशों के संविधान के तहत रजिस्ट्रेशन, और है ये राष्ट्रवादी। इनसे बड़ा राष्ट्रवादी आपको मिला नहीं होगा, आप और मैं तो राष्ट्रद्रोही है। खैर, तो ये सारे के सारे लोग ये चीज अब लोगों के सामने ला के रख दी वायर ने, आज सुबह सुबह 10 बजे के आसपास। बेसिकली आरएसएस भारतीय कानूनों की तुलना में विदेशी संविधानों का ज्यादा सम्मान करता है क्या? अब सवाल ये आएगा, क्या पाखंड, दोगलापन और हिपोक्रेसी यही इनकी पहचान है क्या? लंबे समय से विदेशी शासकों के प्रति इनकी जो आस्था है वो आपने लगातार देखी। 1925 में बने थे ये भाई, 1947 में देश आजाद हुआ, तब तक अंग्रेजों के चाटुकार थे या नहीं थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर के हर आंदोलन का इन्होंने आजादी का विरोध किया। अंग्रेजों के पिट्ठू, अंग्रेजों के जो भी वो बोलते हो आप, संदेशवाहक या वट एवर यू कॉल इट, सारे काम वो करते थे। वहां रजिस्ट्रेशन कराना मंजूर है, भारत में नहीं कराएंगे। भारतीय संविधान के तहत रजिस्टर्ड नहीं, सबसे बड़े राष्ट्रवादी है। भारत में 2 राष्ट्र का सिद्धांत इनके पूर्वजों ने दिया, उसके बाद विभाजन विभीषिका दिवस ये मनाएंगे। विभाजन की जिम्मेदारी है। मुस्लिम लीग के साथ बंगाल समेत 3 राज्यों में सरकार इन्होंने बनाई और उसके बावजूद राष्ट्रवादी है। तिरंगा झंडा नहीं अपनाया कितने सालों तक, तिरंगा सम्मान यात्रा ये निकालेंगे, उसे अशुभ कहते थे, तिरंगा पे सब अशुभ कहते थे, ये समझ लंबे समय। आज तिरंगा घर घर लगाते हैं, ये अशुभ हाँ? कहते थे, तिरंगा संविधान फूंक देते थे ये। जी जी। तो ये आशीष भाई सारी की सारी जो परिस्थिति है कि संगठन भारत में जवाबदेही से बचने के लिए हिंदू धर्म का सहारा लेता है कि हिंदू धर्म रजिस्टर्ड नहीं है। अमेरिका में भी कह देते एक बार जाके, कहो ना एक बार कि हिंदू धर्म रजिस्टर्ड नहीं, हम तो नहीं कराते। ईसाई और शायद मुस्लिम बहुल देशों के कानूनों का पालन करने के लिए पूरी तरह तैयार है भाई। आप मुझे बता दीजिए, भारत के प्रति उनके सम्मान के दावों की क्या ये असलियत नहीं है? क्या इनके ये सारे दावे जो है खोखले नहीं है क्या?
ये आपको देखना पड़ेगा। और ये रिसर्च कैसे की कुणाल भाई ने, वो भी मैं दर्शकों के लिए बता दूं। द वायर में उन्होंने ये स्टोरी की। सीइंग द स्तंग नामक डेटा सेट जो CERI साइंसेज, PO पेरिस और द कारवां द्वारा प्रकाशित है, उसके आधार पर ये सारी रिसर्च है, जिसमें भागवत का बयान और जो सारी चीजें हैं वो सब सामने ला करके रखी हैं कि कहां पर क्या है क्या नहीं। भारत के अंदर इनके 33% भी संगठन रजिस्टर्ड नहीं है इनसे जुड़े हुए, और बाहर जाकर के सारे के सारे 80%, 8 आउट ऑफ 10, 7.9 आउट ऑफ 10। थोड़ा सा और बता दूं आपको, इनका जो कौन कौन से कानूनों के तहत रजिस्टर्ड है विदेशों के अंदर, मैंने इशारा किया था शुरू में। नंबर 1, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी संगठन। नंबर 2, NGO के तौर पर, टैक्स से बचना होता है ना। उसके बाद ट्रस्ट, उसके बाद निजी कंपनियां, लॉबिंग एडवोकेसी संस्थाएं, इन सब अलग अलग खातों के अंदर ये लोग रजिस्टर्ड है। टैक्स बचाना, टैक्स बच जाएगा। इसमें यह भी कहा गया कि भारत में स्वयं को पंजीकृत इसलिए नहीं कराया क्योंकि उनके विदेशी सहयोगियों ने संबंधित देशों के कानूनों का पालन किया, यहां करना पड़ेगा तो मुश्किल हो जाएगी। अमेरिका के अंदर 107, जैसा मैंने कहा था, RSS से संबंध संगठन है। इनमें से 97 रजिस्टर्ड है, 10 नॉन रजिस्टर्ड है। और इन देशों में टैक्स रिकॉर्ड सार्वजनिक करते ही, कंप्लीट वित्तीय जानकारी कहां से आया कहां गया वो सारा, कर्मचारियों के वेतन तक सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा होते हैं। किस कर्मचारी को क्या वेतन दिया। भारत के अंदर RSS है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अमेरिका के अंदर हिंदू स्वयंसेवक संघ है, इसी का नाम हिंदू स्वयंसेवक संघ। HSS स्वयं को RSS की विचारधारा से प्रेरित बताता है। HSS अमेरिका में टैक्स मुक्त गैर लाभकारी संस्था के रूप में पंजीकृत है। तो RSS क्यों नहीं पंजीकृत है? या अमेरिका के कानून से आपको डर लगता है और अपने देश के कानून को आप मानते नहीं? ये है इनके राष्ट्रवाद की सच्चाई। और इन्होंने जिस तरीके से पूरे का पूरा जो विवरण दिया, फिर ब्रिटेन का उदाहरण दिया है। ब्रिटेन में इनके RSS से संबंधित 26 संगठन पाए गए हैं, केवल 3 नॉन रजिस्टर्ड है, 23 रजिस्टर्ड है। वार्षिक बैलेंस शीट हर साल जमा कराते हैं। वहां पर कंपनी संरचना में अगर कोई भी बदलाव हो, ट्रस्ट में, ऑर्गेनाइजेशन, NGO में, उसमें हर सूचना सरकार को देनी पड़ती है। और यहां पर भारत के अंदर केवल कहते हैं हम तो गुरु दक्षिणा से काम चला रहे हैं। यह है चाल चरित्र और चेहरा, यह है पारदर्शिता, यह है सवाल मुक्त भारत, और ऐसे विश्वगुरु भारत बनेगा। 7 जून से देख रहे हो ना, राम मंदिर में चढ़ावे की डकैती, आज तक सांस आया हो तो किसी ने, अगर नॉमिनी जिन्होंने ट्रस्ट बनाया उसने कोई शब्द कहा हो, जिसने नोटिफाई किया उसने किया हो, कोई एक शब्द कहा हो? ये सारा इनका राष्ट्रवाद है, ये इनका व्यक्तित्व निर्माण है, ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है। जरा मोहन भागवत को सुनवा दीजिए, वो केरल वाला, जब बताए थे कि क्यों नहीं यहाँ पर कागज पत्र, जब प्रियांक खड़गे ने कहा कि भैया रजिस्ट्रेशन कागज पत्र कुछ रखो, कुछ यहाँ भी इतने अरबों की संपत्तियां जुटा रखे हो, अरबों की संपत्तियां, अरबों की। यहाँ जिसके पास 10 बाई 10 का प्लॉट है उसका बुलडोजर चलवा दिया जाता है। ये सब जो पहने हुए भगवा चोला में तमाम घूम रहे, ये अब तो मुख्यमंत्री और बन गए हैं, कोई योगी जैसे लोग, आदित्यनाथ जैसे लोग। बुलडोजर 10 बाई 10 में, पता चला कि 8 आदमी रह रहे हैं 10 बाई 10 में, झोपड़ी है, वहां भी बुलडोजर चल जाता है कि ये नजूल की जमीन है, यहाँ पे नक्शा नहीं पास है। जरा मैं तो चाहता हूं कि एक बार नक्शा पास कब हुआ था, रेशम बाग वाला दफ्तर जो है नागपुर का, उसका नक्शा भी दिखा दिया जाए। हम चाहते हैं एक नक्शा सार्वजनिक कर दीजिए, होगा तो अच्छी बात है, हम बता देंगे कि नक्शा पास है। इवन दिल्ली वाला नक्शा पास का मतलब जानते हैं, फिर नक्शा पास में नक्शा बन जाता है इंसान का। जरा दिल्ली मेसन का जो दफ्तर बना है झंडे वाला, जरा इसका नक्शा सार्वजनिक कर दीजिए, इसका कर दीजिए। चलिए ये तो ताजा ताजा है, ये तो बुलडोजर युग का है, ये तो बुलडोजर युग का है, तो आप लोग तो बनाए होंगे सावधानी से कि भाई हम बुलडोज ना हो पाए तो नक्शा बनवाए होंगे, पास करवाए होंगे, इसका नक्शा दिखा दीजिए। अरबों रुपए का ट्रांजेक्शन जिसका है, और अरबों बोल के मैं संघ का अपमान कर रहा हूं, खरबों होगा ये, खरबों रुपए का ट्रांजेक्शन। आप चलो ठीक है, घूस दक्षिणा कार्यक्रम हमको पता है, खूब अच्छे से पता है, लिफाफा, आप घूस दक्षिणा वाला लिफाफा ही ईंट के भट्टे में दिए क्या? इतना कैश घूस दक्षिणा में, अगर मान लिया 2-4-500 करोड़ का, 500 करोड़ का दफ्तर आप बनवा दिए, 500 करोड़ रुपए किस कमरे में रखे थे? वहां से किस टेम्पो में भर के ईंट भट्टे में जाता था, सरिया के लिए पेमेंट होता था? कौन इतना कैश पेमेंट लिया वो बताइए मुझे, इतना कैश पेमेंट कौन लिया?
मैं आ रहा हूं 1 लाख रुपए जुगाड़ करके कहीं से कैश पेमेंट के लिए, मुझे कैश पेमेंट, कैश पे कोई देगा सामान? 1 लाख रुपए कैश कोई दुकानदार दे देगा? वही देगा जो जीएसटी चोरी करेगा, वही देगा जो जीएसटी चोरी करेगा। आप आइए लॉजिक पर। आपने सैकड़ों करोड़ की इमारत खड़ी कर दी, आपका ईंट का भट्ठा, आपका सीमेंट कहां से आया, आपका गिट्टी मोरंग कहां से आया, आपका रेती कहां से आया, कहां से आया, आपका टाइल्स कहां से आया, पत्थर लगे हैं कहां से आया, कहां से आया, कैसे पेमेंट हुआ, कौन था पेमेंट लिया इतना मोटे पैमाने पर कैसे? ईडी को तो इस देश में अगर ईडी लग जाए तो ईडी को 5 साल ईडी को लघु शंका करने की फुर्सत नहीं पड़ेगी अगर खाली संघ की जांच करने लगे तो। 5 साल लघु शंका करने का मौका नहीं पाएगी ईडी, उसके अलावा कोई काम ही नहीं कर पाएगी। इनसे निवृत्त ही नहीं होंगे 5 साल तक, मिनिमम 5 साल, और थक जाएंगे 5 साल के बाद 6 महीना के सब सिक लीव पर जाएंगे, बेचारे बीमार हो जाएंगे इनके जांच करते करते। लाइए सुनवाइए, भागवत को कह रहे हैं कि ये इंडिया में ये इस सबसे ऊपर उठ चुके हैं, इंडिया में, अब विदेश में करवाएंगे। सुनाइए। Karnataka government had directed the activities of RSS are secretive and it must register. What is your response? I don't need to respond. There are so many unregistered things going on. And we are not secretive, we are working on open ground. We are calling people and telling them about Sangha. This is politics. And all these gimmicks are being tried. Don't do that. We are used to it. So it doesn't need any restrictions. Hindu Dharma is not registered. Many things are not registered. हटा दो, हटा दो। Those who want to have funds. हटा दो, बहुत आगे बहुत कहानी बता रहे हैं। इन्हें रिस्पॉन्ड ही करने की जरूरत नहीं है। मतलब कहते हैं ना कि कानून मेरे ठेंगे पर, ये कानून को, इस देश के संविधान को ठेंगे पे रख रहे हैं, तब कह रहे हैं ना कि मुझे रिस्पॉन्ड करने की जरूरत ही नहीं है। ये कौन है हेमंत भाई, इनको रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है? ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है भाई साहब, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, इनको किसी चीज की कोई करने की जरूरत नहीं। अगर ये रजिस्टर्ड होते यहाँ पे भारत के अंदर तो क्या होता? हाइपोथेटिकल सवाल आपने नहीं पूछा, मैं बताता हूँ। आय व्यय का लेखा जोखा रखना पड़ता, हर दान देता का नाम, पता और पैन नंबर रखना पड़ता, 10 वर्ष तक सारे रिकॉर्ड सुरक्षित रखने पड़ते, एफसीआरए के नियमों का पालन करना होता। आज क्या कर रहे हैं? आज गुरु दक्षिणा बता रहे हैं, बात खत्म। 150 करोड़ का दफ्तर बढ़ गया, जाइए कर लीजिए, क्या करेंगे आप? 150 करोड़ में कोई बनवा दो दफ्तर में, तो ये भी कहता हूँ, वो तो कहते हैं सब 3 टावर है वहां पे, 3 टावर, और सारे के सारे मतलब 5 स्टार होटल जैसे लगते हैं। हाँ। तो अगर आप इसको देखिए कि अगर आरएसएस दान सार्वजनिक नहीं करता तो विदेशी नागरिकों द्वारा जो नगद दान की निगरानी है वो कैसे होगी? मैं बताऊंगा आपको सारा डेटा। ऐसे नहीं, यदि संगठन पंजीकृत नहीं है तो वित्तीय पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित हो सकती है? सवाल ये है। और आरएसएस में बतौर औपचारिक संगठन के इन्होंने कभी किसी भी चीज का हिसाब भारत के अंदर दिया नहीं। भाजपा के लिए खुला चुनाव प्रचार करते हैं, चुनाव प्रचार का खर्च भाजपा के चुनाव आयोग को दिए गए खातों का आरएसएस में नाम कभी नहीं दिखता। कहते हैं ना, ये जो पोमेरिना क्या कहते हैं, आरएसएस ने हरियाणा में 20,000 स्वयंसेवक उतार दिए। पढ़ते हैं ना खबर माहौल बनाने के लिए। वो कहां से लेकर के आए, क्या लेकर के आए? कुछ नहीं। आरएसएस के पास सार्वजनिक सदस्यों की सूची भी नहीं है जो उनके सदस्य हैं। क्यों? क्योंकि उसमें डिनाइबिलिटी का कंसेप्ट रहता है। किसी ने कुछ कर दिया तो हमारे सदस्य ही नहीं है। इतना जल्दी वो करते हैं उसको कि आप सोचते रह जाएंगे। नाथुराम गोडसे का उदाहरण आपके सामने है, जब साफ साफ ये कह दिया गया था कि हमारा तो संगठन में है ही नहीं। इस पर बेसिकली ना कोई वित्तीय पारदर्शिता लागू होती, ना सदस्यता सूची लागू, ना दान, ना ऑडिट, ना कानूनी जवाबदेही, सबसे बच गए, बात खत्म। किसी के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। और ऑनेस्टी देखिए कि इतनी संस्थाएं भारत में, बहुत सारी चीजें अनरजिस्टर्ड चल रही है, तो 100 साल से आप अनरजिस्टर्ड ही चलाए जाओगे, और कितने दिन और चलाओगे? ये सारा पाप, मैं फिर कहता हूं, ये सारा पाप कांग्रेस का किया हुआ, और उसको दंड वो आज भुगत रहे हैं। अगर उन्होंने पहले इस बात को सोच लिया होता तो आज इस देश की ये जो हालत है आज, वो शायद ना होती। क्या कहते हैं, बाहरी लोगों से हम धन नहीं लेते, गुरु दक्षिणा पर अदालत भी मना कर चुकी है। ये इनके सब के सब कुतर्क है। असली बात क्या है कि ये आपको अपनी जानकारी नहीं देंगे। जाइए जो करना है आप कर लीजिए, किसी को कोई जानकारी नहीं देंगे।
आपको जो इनका वो बताऊं मैं, जो वहां पे सामने चीजें आई हैं, आरएसएस का जो मुख्यालय है, इसी लेख में कुणाल भाई ने लिखा है कि दिल्ली में लगभग 150 करोड़ की लागत का आरएसएस का कार्यालय एक पंजीकृत ट्रस्ट श्री केशव स्मारक समिति के माध्यम से दान लेकर बनाया गया। वीएचपी नेता आलोक कुमार के हवाले से कहा गया कि आरएसएस स्वयं केवल नागपुर की इमारत का मालिक है, अन्य भवन लोग बनाकर आरएसएस को उपयोग के लिए देते हैं। आप लेके दिखाओ मुझे एक बाथरूम लेके दिखाओ आप। कोविड-19 के दौरान लेख में यह भी कहा गया कि कोविड कॉल में अमेरिका में स्थित 5 हिंदू संगठनों को लगभग 8.40 करोड़ रुपए, $8,33,000 की सरकारी सहायता मिली। संगठनों के नाम दिए हैं बाकायदा: वीएचपी ऑफ अमेरिका, एकल विद्यालय फाउंडेशन यूएसए, इन्फिनिटी फाउंडेशन, सेवा इंटरनेशनल, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन, नाम दिए उसने। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत रिसर्च बेस्ड स्टोरी है ये, उसने इनको उधेड़ करके रख दिया है। और इनका जो अनरजिस्टर्ड संगठनों के उदाहरण है ना, उसमें आप ध्यान रखिएगा, बजरंग दल इज ऑल्सो दैट, बजरंग दल इज ऑल्सो नॉट रजिस्टर्ड, ये ध्यान रखिएगा। भारत में आरएसएस से जुड़े, यहां है सबसे बड़ा फैक्टर, भारत में आरएसएस से जुड़े 2240 संगठन पाए गए हैं इस डेटा में, 2240। इनमें से पंजीकृत कितने पता है आपको? 693। बाकी राम भरोसे। वो पता है कौन कौन से पंजीकृत भी हैं, वो पंजीकृत वाला भी पता है, जैसे विद्या भारती पंजीकृत होगी, जैसे अखिल भारतीय वो मजदूर संघ, जो आरएसएस का मजदूर वाली शाखा, क्योंकि वहां पर क्या है कि आप पंजीकरण कराओगे तभी तो सदस्य बनाओगे, वहां पे इनकी टेक्निकल मजबूरी है। जो किसान वाला विंग है वहां पे करवाना पड़ता है, मजदूर वाले में, जो एजुकेशनल में गए जैसे विद्या भारती, मैंने कहा विद्या भारती में, ये सब वो जहां पर मजबूरी है, जहां पर ये मतलब जो ये गली गली में सनातन रक्षा करने वाले लफंडर हैं, ये कोई नहीं पंजीकृत होंगे ना। वो तो फिर डिनाबिलिटी खत्म, फंस जाओगे आप, हाँ भरनी पड़ेगी फिर। तो ये आशीष भाई, उन्होंने 2002 की एक रिपोर्ट हो, दर्शक सोचेंगे कि ये क्या है, ये बम है असल में। इनका जो अंदर का चाल चरित्र और चेहरा है वो आपको दिख रहा है। 2002 की एक रिपोर्ट का हवाला दिया है इसमें कुणाल भाई ने, उन्होंने कहा है कि अमेरिकी संगठनों ने $30 लाख से अधिक भारत भेजे, $30 लाख। 2014 की एसएसीडब्ल्यू रिपोर्ट के अनुसार 2001 से 2012 के बीच करीब $30 मिलियन, 2800 करोड़ रुपए आरएसएस और संबंध संगठनों को भेजे गए। आप क्या कह रहे थे, गुरु दक्षिणा से काम चलाते हैं, तो ये 2800 करोड़ कहां गए? अमेरिका में गुरु दक्षिणा लेते हो आप? अब यही ना, अभी बताओ, ये एफसीआरए कानून बना रहे हैं, ये दुनिया के लिए कानून बना रहे हैं, मतलब दुनिया के लिए कानून बनाए। अब तो यही लगता है कि बाकी कोई पैसा ना पावे, सारा पैसा संघ में चला जाए। एफसीआरए कानून बना रहे हैं सब, और संघ 2800 करोड़ रुपए, बताइए आप। चलिए, इसमें तो बहुत कहानी, इस रिपोर्ट में बहुत सारी कहानी है, आप लोग उस रिपोर्ट को ओरिजिनल भी जाकर के पढ़ सकते हैं, और इसके कुछ अंश और भी महत्वपूर्ण हमें आगे नजर आएंगे, और हम लोग भी थोड़ा डीपली इसको समझेंगे, तो वो भी हो सकता है हम लेकर के फिर आए।